नमस्कार दोस्तों, मैं रत्नेश्वर आप सभी का स्टडी 91 में स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे, जहां भी होंगे मस्त होंगे। दोस्तों आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, इस टॉपिक से आपके एग्जाम में हर बार एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, चाहे वो सी-टेट का एग्जाम हो या यूपी टेट का एग्जाम हो या सुपर टेट का एग्जाम हो। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आइए दोस्तों, इसलिए एक बार ज़्यादा से ज़्यादा सभी बच्चे वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। सभी बच्चों को एक बार फिर से मेरे राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों समय ना वेस्ट करते हुए आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। सभी बच्चे दोस्तों, ये आपकी स्टडी 90 में कुछ इन्फॉर्मेशंस दी गई हैं। दोस्तों ये कुछ बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं स्टडी 91 में, आपके हिंदी का, यूपी टेट का, सुपर टेट का और यूपी पुलिस का, ऑफिशियल प्रोग्राम का और यूसी नेट का दोस्तों। और नंबर भी दिया गया, अगर आप लोग लेना चाहें तो इस बैचेस को ले सकते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। मूल प्रवृत्तियां दोस्तों, आखिर मूल प्रवृत्तियां होती क्या है? सबसे पहले हमारे मन में प्रश्न उठता है कि सर आखिर मूल प्रवृत्तियां होती क्या है? तो दोस्तों मूल प्रवृत्तियां होती हैं, आइए जानते हैं। मनुष्य के कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिनका आधार उसका सामाजिकरण या समाज का प्रभाव न होकर उसके कुछ जन्मजात अथवा प्राकृतिक प्रेरणा होती है। क्या होती है दोस्तों? उसकी जन्मजात अथवा उसकी कुछ प्राकृतिक प्रेरणा होती है। उदाहरण, भूखे होने पर भोजन की तलाश अथवा डर का भाव होने पर भागने का, ये आदि। ये क्या है दोस्तों? मूल प्रवृत्तियां हैं दोस्तों। जैसे दोस्तों जब हमें भूख लगती है तो भूख लगने पे हम क्या करते हैं? भोजन की तलाश करते हैं। भूख लगने पे हम क्या करते हैं? भोजन की तलाश करते हैं। तो भूख लगना एक क्या है? मूल प्रवृत्ति है दोस्तों। जैसे कोई मूवी हम देखते हैं और डरने लगते हैं और दरवाजा थोड़ा सा भी हिला डुला, अरे यार क्या है, लग रहा है वही तो नहीं है। तो वो चीज़ दोस्तों, वो क्या है? डरना क्या? ये एक मूल वृत्ति है जो कि हमारे अंदर जन्मजात होती है दोस्तों, प्राकृतिक रूप से हमें मिलती है। और जो क्या होती है? जन्मजात होती है दोस्तों। क्या होती है? जन्मजात होती है हमारे अंदर। क्या होती है? जन्मजात होती है दोस्तों। यही दोस्तों क्या कहलाती है? यही मूल प्रवृत्ति कहलाती है। कुछ मनोवैज्ञानिकों का थॉट्स है इसके बारे में, आइए जानते हैं। यही जन्मजात प्रवृत्ति जो उसके कार्य करने हो तो प्रेरित करती है, जो हमें कार्य करने हैं तो प्रेरित भी करती है। कैसे? जैसे हमें अगर भूख लगी है दोस्तों तो हम भोजन ढूंढने लगेंगे। कहाँ है भोजन? माता जी ने गुजिया कहाँ छिपा के रखी है, माता जी ने लड्डू कहाँ छिपा के रखा है, तो ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं आप लोग। तो ये क्या है? हमारे कार्य को करने के प्रति हमें प्रेरित करता है। क्या? भोजन, यानी भूख लगी है तो हमें अब भोजन ढूंढना है दोस्तों। तो वही चीज़ है दोस्तों, अगर हमें टीचर बनना है तो हमें पढ़ना पड़ेगा, हमें मेहनत करनी पड़ेगी। किसी लक्ष्य को पाना है तो हमें अपने मेहनत करनी पड़ेगी, अपना 100% देना पड़ेगा, तभी तो हम लक्ष्य को प्राप्ति कर पाएंगे। नहीं तो हम किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। यानी किसी भी कार्य को करने के लिए हमें प्रेरित करती है हमारी क्या? मूल प्रवृत्तियाँ दोस्तों। हमें यह है कि हमें सम्मान चाहिए। हमें जहाँ भी जाए कोई लगा, अरे यार देखो ये एक IAS है, ये PCS, सम्मान। तो दोस्तों उस सम्मान की भावना जब हमारे मन में आती है तो हमें ये होता है कि हाँ, किसी कार्य को करने के प्रति तो हमें पढ़ना पड़ेगा, अपने लक्ष्य के प्रति हमें जागृत होना पड़ेगा। ये चीज़ होती है। तो दोस्तों दूसरा है वुडवर्थ के अनुसार। वुडवर्थ ने क्या कहा? वुडवर्थ के अनुसार मूल प्रवृत्ति कार्य करने के बिना सीखा हुआ स्वरूप है। मूल प्रवृत्ति क्या है दोस्तों? कार्य करने के बिना सीखा हुआ स्वरूप कहा जाता है किसे? मूल प्रवृत्ति को। वुडवर्थ ने क्या कहा? वुडवर्थ के अनुसार मूल प्रवृत्ति कार्य करने का बिना सीखा हुआ क्या है? स्वरूप है। जेम्स के अनुसार दोस्तों, जेम्स ने क्या कहा? जेम्स के अनुसार मूल प्रवृत्ति की परिभाषा साधारण इस प्रकार कार्य करने की शक्ति के रूप में की जाती है कि जिससे उद्देश्यों और कार्य करने की विधि को पहले से बिना निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों यानी अलग अलग मनोवैज्ञानिकों की अलग अलग थॉट्स थी। जैसे वुडवर्थ ने कहा कि मूल प्रवृत्ति वह है जिससे कार्य करने के बिना सीखा हुआ स्वरूप, यानी बिना कार्य करने सीखा हुआ स्वरूप, कि हमें भूख लगती है दोस्तों, यानी कि हमें कभी नहीं सीखा कि आखिर भूख का स्वाद कैसा होता है। हमने कभी नहीं सीखा कि आखिर डर का स्वाद कैसा होता है, भय कैसे हमें लगता है। ये चीज़ें हमने सीखी थी? कभी नहीं सीखी थी। पर दोस्तों यानी कि हमें पहले से ये चीज़ें हमारे अंदर क्या होती है? जन्मजात ये चीज़ें मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं। और जेम्स का क्या कहना था कि मूल प्रवृत्ति की परिभाषा साधारणतः इस प्रकार कार्य करने की शक्ति के रूप में की जाती है जिससे कि उद्देश्य और कार्य करने की विधि को पहले से बिना निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति होती है दोस्तों। तो ये वुडवर्थ, जेम्स का कहना था। नेक्स्ट है दोस्तों मूल प्रवृत्तियों के आयाम। अब आयाम की बात होती है मूल प्रवृत्तियों की दोस्तों, तो मैकडूगल के अनुसार, मैकडूगल ने क्या कहा? मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबंध 3 मानसिक आयाम होते हैं। कितने मानसिक आयाम बताए उन्होंने? 3 मानसिक आयाम बताए दोस्तों, जिनका संक्षिप्त प्रस्तुतिकरण निम्नवत है। पहला उन्होंने बताया ज्ञानात्मक पक्ष। क्या बताया? ज्ञानात्मक पक्ष, यानी किसी वस्तु या स्थिति का ज्ञान।
किसी का हमें ज्ञान हो। ज्ञानात्मक पक्ष यानी कि दोस्तों, यानी कि किसी वस्तु को हमें ज्ञान प्राप्त करना। जैसे दोस्तों ये क्या है, जल, ये क्या है, पानी है दोस्तों, तो इसका हमें ज्ञान प्राप्त करना है। हाँ ये पानी है, इसे पीने से हमारी प्यास शांत हो जाती है। तो ये क्या है, जब हमें प्यास लगेगी तो हम इस पानी का ग्रहण करेंगे तो क्या होगा, हमारी प्यास क्या हो जाएगी, शांत होगी। ये हमें क्या हुआ, ज्ञान प्राप्त हुआ दोस्तों। तो ये क्या है, ज्ञानात्मक पक्ष है। दूसरा संवेगात्मक पक्ष, ज्ञान से उत्पन्न संवेग। दोस्तों ज्ञान से उत्पन्न होने वाला संवेग, जैसे कि दोस्तों इमोशंस जो होते हैं हमारे, संवेग होते हैं। जैसे कि यार प्यास लगी, यार यार तो एकदम छटपटा रहे हैं, हम प्यास से हैं, तो हम तुरंत पानी को प्राप्त करने के लिए दौड़ेंगे, उसके प्रतिक्रिया करेंगे। तो ये चीजें होती हैं संवेग दोस्तों, ज्ञान से उत्पन्न संवेग। और क्रियात्मक पक्ष, संवेग पर आधारित क्रिया। और दोस्तों हम संवेग पर आधारित क्रिया क्या करेंगे, पानी तुरंत बोतल में भरेंगे, पिएंगे। ये क्या क्रिया हो गई दोस्तों, संवेग से संबंधित क्या हो गई, क्रिया हो गई। यानी जिससे क्या कहते हैं, क्रियात्मक पक्ष कहते हैं। यानी मैकडूगल ने दोस्तों 3 आयाम दिए, कौन कौन से, ज्ञानात्मक पक्ष, संवेगात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, मूल प्रवृत्तियों की विशेषताएं। अब मूल प्रवृत्तियों की विशेषताओं के बारे में बात करते हैं दोस्तों। कुछ मनोवैज्ञानिकों द्वारा बताई गई मूल प्रवृत्तियों की विशेषताएं निम्नवत हैं। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियां जन्मजात होती है। दोस्तों प्रश्न कैसे बनेगा आपसे, तो आपसे प्रश्न बनेगा कि बताइए किस मनोवैज्ञानिक ने कहा कि मूल प्रवृत्तियां जन्मजात होती हैं। तो आप कहेंगे सर 4 मनोवैज्ञानिकों का नाम दे देगा, मैकडूगल दे दिया, जेम्स दे दिया, स्किनर दे दिया दोस्तों, क्रो एंड क्रो दे दिया। अब बताइए किसके अनुसार, तो आपने थॉट पढ़ी कि मूल प्रवृत्तियां भाई जन्मजात होती है, किसके अनुसार, मैकडूगल के अनुसार। तो दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाएगा, मैकडूगल हो जाएगा। इसलिए बड़ा ध्यान से पढ़िएगा, चीजों को समझिएगा दोस्तों, समझते चलिए, और किसने क्या कहा था इस पे भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये आपका 1 नंबर आपको दिलाएगा दोस्तों। क्योंकि कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लोगों के जो कंटेंट होते हैं, लोग जो कहते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो आपके एग्जाम में आता है, यूपी टेट हो चाहे सीटेट हो। ये सीखने या अनुकरण से प्रभावित नहीं होती दोस्तों। ये आप किसी की नकल करके नहीं सीख सकते, या आप सीखना नहीं है दोस्तों, ये अपने अंदर स्वयं जागृत होती है। क्या होती है, अपने अंदर से स्वयं जागृत होती दोस्तों। जैसे आपको एक होता है ना कि हाँ मुझे लक्ष्य अपना प्राप्त करना है, मुझे टीचर बनना है, मुझे पढ़ना है, स्वयं आपकी नींद खुल जाएगी सुबह 4 बजे, सुबह 5 बजे आपके अंदर जो आग लगी है कि नहीं मुझे पढ़ना है, मुझे अपने माता पिता का नाम रोशन करना है, तो स्वयं 4 बजे 5 बजे आपकी यानी कि नींद खुल जाएगी, कोई आपको जगाएगा नहीं। स्वयं आप पढ़ने बैठ जाएंगे, स्वयं चीजें आप समझने लगेंगे। तो वो चीजें होती हैं जो कि स्वयं होने लगते हैं, स्वयं कार्य को आप करने लगेंगे। तो ये क्या होता है दोस्तों, कोई सिखाता नहीं, डर कोई सिखाएगा दोस्तों, भूख कोई सिखाता है, सम्मान कोई सिखाता है, कोई नहीं सिखाता। ये स्वयं हम सीखते हैं, स्वयं हमारे अंदर क्या होती है, जन्मजात होती है ये सब क्वालिटियाँ। तो ये चीज़ है। नेक्स्ट है दोस्तों, ये आपकी अपनी हिंदी वीडियो पेड कॉम्बो, पेड बुक, आरो लेखपाल, फ्री डिलीवरी है दोस्तों, पुस्तकें हैं दोस्तों सारी, नंबर भी दिया गया है, आप नंबर ले सकते हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट बात की जाए तो वैलेंटाइन के अनुसार, आखिर वैलेंटाइन का क्या मत था ये जानते हैं। वैलेंटाइन ने कहा कि मूल प्रवृत्ति आधारित कार्यों में निपुणता जल्दी आ जाती है। कार्यों में निपुणता क्या आ जाती है, जल्दी आ जाती है। नेक्स्ट, मूल प्रवृत्ति आधारित व्यवहार सदैव एक समान नहीं रहता। दोस्तों जो वैलेंटाइन का मानना था कि उन्होंने कहा कि जो मूल प्रवृत्तियां होती हैं तो उन पे जो आधारित हम कार्य करते हैं तो उन पे निपुणता जल्दी आ जाती है। निपुणता क्या होती है, जल्दी आ जाती है। जैसे दोस्तों हमें ये है कि हमें आज मैथ्स में 90 में 90 लाना है, 90 में 90 मार्क्स लाना है। भाई विजय का आया था तो अपना भी आना चाहिए, चाहे जैसे चाहे जो हो जाए। विजय भाई का आया था तो हमें भी लाना है 90 में 90 मार्क्स। तो दोस्तों आप क्या करेंगे, ये आपको यानी कि आपका ये लक्ष्य हो गया। क्या हो गया, आपका लक्ष्य हो गया, यार मुझे भी लाना है, नहीं तो बड़े अपमान होगा मेरा, बड़ी बेइज्जती होगी, ये चीजें आ गई आपके। तो दोस्तों आप क्या करेंगे, आप इसको पूरा मैथ में आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे, बार बार क्वेश्चनों को लगाएंगे, तो आप क्या होंगे, मैथ में निपुण हो जाएंगे। क्या होंगे, निपुण हो जाएंगे, क्योंकि आपकी स्वयं जिज्ञासा है, आप स्वयं आपकी इच्छा है, आप स्वयं मैथ में 90 में 90 लाना चाहते हैं दोस्तों।
तो वो चीज है। तो स्वयं आपकी जब जिज्ञासा है तो वही वैलेंटाइन ने कहा मूल प्रवृत्ति आधारित कार्यों में निपुणता क्या हो जाती है, जल्दी आ जाती है। और मूल प्रवृत्ति आधारित व्यवहार सदैव एक समान नहीं रहता दोस्तों, और व्यवहार भी दोस्तों सदैव एक समान नहीं रहेगा। जैसे आप पहले मैथ में गधे थे तो क्या अब भी गधे रहेंगे? नहीं, अब आप नहीं रहेंगे। आप अगर दोस्तों लगातार कार्य कर रहे हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं, तो अब आप मैथ में क्या हो जाएंगे? तीव्र हो जाएंगे, तेज हो जाएंगे। तो वही चीज समान नहीं रहेगा। तो ये चीज थी दोस्तों भाटिया के अनुसार। अब भाटिया के अनुसार बात की जाए, भाटिया के अनुसार मूल प्रवृत्तियों को बुद्धि, अनुभव और वातावरण द्वारा बदला एवं विकसित किया जा सकता है। अब सोचिए भाटिया ने क्या कहा, भाटिया ने ये कहा कि मूल प्रवृत्ति को बुद्धि, अनुभव और वातावरण के द्वारा बदला एवं विकसित किया जा सकता है। भाटिया का ये मानना था जैसे आपको गुस्सा आ रहा है, क्रोध आ रहा है, पर आपको सिखाया गया है कि अपने क्रोध को कंट्रोल करना चाहिए बेटा, नहीं तो क्रोध से सर्वनाश ही होता है। तो ये चीजें आपको सिखाई गई हैं, ये आपको यानी कि ट्रेनिंग दी गई है, ये आपको आपके परिवेश में बताया गया कि नहीं आपको करना है, इन्वायरमेंट में नहीं भाई, यहाँ पे कोई क्रोध विरोध नहीं करता, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करता, ये ऐसा इन्वायरमेंट है आपका। तो आप भी उसी इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कार्य करेंगे दोस्तों। कितना भी गुस्सा आएगा आप सामने वाले को समझाने के बजाय भाई साहब ऐसा नहीं, ऐसा बात थी और ऐसे ही नहीं हुआ, आप गुस्साइए मत, लड़ाई मत करिए। अंदर ही अंदर मन हो रहा है अरे इसको मिल जाए तो पीट दें इसको, हाँ, तो अंदर ही अंदर मन कर रहा है पीटने का, पर आप नहीं कर सकते क्योंकि वैसा इन्वायरमेंट है, कभी वहां पे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करता। तो वो चीज है दोस्तों, यानी वातावरण के अकॉर्डिंग ही आपको अपने अनुभव और वातावरण द्वारा बदला जाए और विकसित किया जाता है। तो वो भी चीज है दोस्तों, विकसित किया जाए। हाँ, अपने क्रोध को कंट्रोल करना है, हमें अपने उस को भी क्या करना है, कंट्रोल करना है। तो ये किसने कहा था? भाटिया के अनुसार। नेक्स्ट है संवेग, इमोशंस की बात होती है। आइए संवेग की बात होती है दोस्तों, इमोशन की, कि सर आखिर संवेग क्या होता है, इमोशंस क्या होते हैं। सारे बच्चे जानते हैं पर कुछ एक्सप्लेन करते हैं। जब हम भयभीत होते हैं तब हम उस भय के कारण से बचने की कोशिश करते हैं, हमारी बुद्धि काम नहीं करती, हृदय की गति बढ़ जाती है तथा कभी कभी तो हम कांपने भी लगते हैं। इसी उत्तेजित दशा को क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। जो ये उत्तेजित दशा होती है दोस्तों, कभी कभी जैसे आपने हॉरर मूवी देख ली, हॉरर मूवी देख ली दोस्तों और आप डरने लगे। दोस्तों जब हम लोग छोटे थे तो हम लोग के यानी कि टीवी शो एक आता था, उसमें आता था जॉन परेरा। जॉन परेरा दोस्तों बहुत डर लगता था। जॉन परेरा एक आता था, हॉरर नाटक आता था दोस्तों, बहुत डर लगता है। उसको जब हम लोग देखते थे दोनों भाई दोस्तों, इतना डरने लगते थे, पूछिए अकेले तो सो ही नहीं सकते थे। तो वो चीज दोस्तों एकदम डरने लगते थे, भयभीत हो जाते थे। दरवाजा भाई से कहते जाओ दरवाजा, अरे नहीं तुम जाओ, मैं नहीं जाऊंगा बंद करने। तो ये होता था दोस्तों। तो यानी कि हम लोग पूरी तरह डर जाते। तो वो जो डर था दोस्तों वो क्या है? वही हमारे इमोशंस थे। क्या थे? हमारे संवेग थे। तो यानी जो संवेग होता है, उत्पन्न होता है दोस्तों, हमारी जो उत्तेजित दशा होती है दोस्तों, तो वो क्या होती है? वो संवेग होती है। हृदय की धड़कनें बढ़ने लगती हैं, डर लगने लगी, बस एकदम शांति। तो वो क्या है? उत्तेजित दशा को ही क्या कहते हैं दोस्तों? संवेग कहते हैं। नेक्स्ट है संवेग को अगर दोस्तों डिफाइन किया जाए एकदम, तो संवेग को अंग्रेजी भाषा में क्या कहा जाता है? इमोशन कहा जाता है। ये कौन सी भाषा है? ये लैटिन भाषा है दोस्तों। क्या है? ये लैटिन भाषा है। किसमें कहा गया? इमोशन को लैटिन भाषा में कहा गया दोस्तों। संवेग अंग्रेजी शब्द में इमोशन कहा गया लैटिन भाषा में, और इसको इम्प्रूव कहा किया गया क्या? उत्तेजित होना। जिसका क्या होता है अर्थ? उत्तेजित होना या उत्तेजित दशा दोस्तों। क्या होता है? उत्तेजित होना या उत्तेजित दशा। ई से होता है दोस्तों अंदर से, ई से होता है अंदर से, और मोशन से होता है गति। अच्छा, आंतरिक भावों को बाहर की ओर गति देना ही क्या कहलाता है? संवेग कहलाता है। यानी क्या? आंतरिक भाव को बाहर की ओर गति देना ही क्या होता है? संवेग कहलाता है दोस्तों। जैसे डर लगने लगा, नहीं बाप रे डर लगना, कांपने लगे, आप कांपने लगे, अरे बाप रे मैं नहीं जाऊंगा वहां पे, बहुत खतरा है वहां पे। तो क्या हुआ? अब डर अंदर से दोस्तों, पर आपका शरीर कांपने लगा। डर अंदर है पर शरीर आपका कांप रहा है। तो यानी वही अंदर से जो आपके आंतरिक भावों को बाहर की ओर गति दे रहा है, वो क्या है? वो संवेग है। वो क्या है दोस्तों? इमोशन है। कभी कभी आपने देखा होगा क्रोध में लोगों की आंखें लाल हो जाती हैं। क्रोध में क्या होती है? आंखें लाल हो जाती हैं कि बस अरे, तो आदमी जान जाता है, सामने वाला जान जाती है यार इसको तो उस समय बहुत तेज क्रोध आ गया है, भाई इससे दूर रहो, इस समय इसको बहुत तेज क्रोध आ गया। तो क्या हुआ? जो आंतरिक भाव थे, आंतरिक क्रोध था, वो अब आपकी आंखों से दिखने लगा।
क्या हुआ, आपकी आंखों से दिखने लगा, तो आप सामने वाला समझ गया कि अरे भाई बंदे को क्रोध आ गया, बहुत तगड़ा क्रोध आ गया, सावधान हो जाइए। तो वो चीज है दोस्तों, वही बात है, यानी जब आपके आंतरिक भाव को बाहर की ओर गति देना ही क्या कहलाता है, संवेग कहलाता है। कोई भी पूछे बड़ी सरल भाषा में बता दीजिएगा कि आंतरिक भावों को जब वो बाहर आदमी देखने लगता है, दिखने लगता है या दिखाई देने लगता है, वही क्या है, संवेग है दोस्तों। बहुत ही सरल भाषा में कोई भी पूछे डिफिनेशन आप दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। वुडवर्थ के अनुसार अब कुछ मनोवैज्ञानिकों की क्या थॉट थी। वुडवर्थ ने कहा, वुडवर्थ के अनुसार दोस्तों, वुडवर्थ के अनुसार संवेग व्यक्ति की गति में, संवेग व्यक्ति की गति में आने वाले, संवेग क्या होता है दोस्तों, दोस्तों वुडवर्थ के अनुसार संवेग व्यक्ति की गति में आने अथवा उत्तेजित होने वाली क्या है, दशा है। क्या है, दशा है। क्या करना था वुडवर्थ जी का, वुडवर्थ जी का मानना है कि संवेग जो है व्यक्ति की गति में आने वाला अथवा उत्तेजित होने वाली क्या है, एक दशा है। और क्रो एंड क्रो ने क्या कहा, क्रो एंड क्रो ने अपनी थॉट प्रेजेंट की। क्रो एंड क्रो के अनुसार संवेग गतिशील आंतरिक समायोजन है जो कि व्यक्ति के संतोष, सुरक्षा और कल्याण के लिए कार्य करता है। क्रो का मानना था दोस्तों कि जो संवेग होता है वो गतिशील आंतरिक समायोजन होता है। क्या होता है, गतिशील आंतरिक समायोजन होता है जो कि व्यक्ति के संतोष और सुरक्षा कल्याण के लिए क्या करता है, कार्य करता है दोस्तों। क्या है दोस्तों कि संतोष, सुरक्षा और कल्याण के लिए क्या करता है दोस्तों, कार्य करता है। गतिशील आंतरिक और समायोजन है जो व्यक्ति के संतोष, सुरक्षा और कल्याण के लिए क्या करता है दोस्तों, कार्य करता है, ठीक है। तो ये वुडवर्थ का मानना था कि संवेग व्यक्ति की गति से आने से अथवा उत्तेजित दशा में आने से क्या हो जाता है, उत्तेजित हो जाता है दोस्तों। जब संवेग आता है तो क्या हो जाता है, व्यक्ति उत्तेजित हो जाता है दोस्तों। ये किसका मानना था, वुडवर्थ का मानना, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। ये आपके ROR का समीक्षा तैयारी सहायक समस्या का कंप्लीट कोर्स प्रारंभ हो गया है। डेली वीडियो क्लासेस, चैप्टर वाइज टेस्ट। आप सभी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब बात करते हैं संवेग की विशेषताओं के बारे में दोस्तों। संवेग की विशेषता, संवेग मानव जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका रखती है। इनकी प्रकृति तथा भावात्मक होती है। इनकी प्रवृत्ति क्या होती है, भावात्मक होती है, यानी इमोशंस से जुड़े होते हैं दोस्तों। क्या होते हैं, इमोशंस से जुड़े, भावनाओं से जुड़े होते हैं क्या, हमारे संवेग। दोस्तों अगर संवेग की बात की जाए, संवेग में क्या होती है, व्यापकता होती है। क्या होती है, व्यापकता होती है, तीव्रता होती है। यानी कि संवेग हम क्या हो जाए, तीव्र। दोस्तों हमें भूख लगी, प्यास लगी, तो हमारी यानी कि क्या होती, संवेग क्या हो गया, तीव्रता आ जाएगी हमारे अंदर। क्या आ जाएगी, तीव्रता आ जाएगी। स्थानांतरण हो जाता है दोस्तों, एक स्थान से दूसरे स्थान स्थानांतरण हो जाता है। सुख दुख का भाव दोस्तों हो जाता है। और व्यक्तिगता, क्रियात्मक और व्यवहार में हमारे क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। जब कभी हमें दोस्तों भूख लगी हो और अगर कहा जाए भाई साहब बैठ जाइए, अरे कैसे बैठ सकते हैं भाई साहब, भूख बहुत तेज लगी है, तो क्या हुआ, व्यवहार परिवर्तन हो गया। सामने रखा है, हम लोग पहले संकोचाते थे कि अरे भाई एक ठोर उठाना है, पर जब भूख लगी है तब एक कहाँ कंट्रोल होगा, तुरंत 2 3 4 मारना शुरू कर दिए। तो वो चीज़ होता है दोस्तों, व्यवहार में परिवर्तन नहीं हो, व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है। मूल प्रवृत्तियों से सहसंबंध हो जाता है, मूल प्रवृत्तियों से भी क्या हो जाता है, सहसंबंध हो जाता है। ये आपके क्या है, संवेग की विशेषताएं हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तीव्रता की बात की जाए, अगर तीव्रता की बात की जाए दोस्तों, 1 by 1 डिफाइन किया गया है। तो संवेग में तीव्रता पाई जाती है जो व्यक्ति के अंदर एक तूफान जागृत कर देती है। क्या पाई जाती है, तीव्रता पाई जाती है जो व्यक्ति के अंदर तूफान जागृत कर। दोस्तों जब क्रोध आ जाता है आपको, जब आपको क्रोध आ जाता है तो आप कुछ नहीं देखते, आगे पीछे, बस एकदम ये होता है कि बस यार सामने वाले ने मुझे ऐसा बोला क्यों, ऐसा कहा क्यों, अब तो इसको मैं नहीं छोड़ूंगा। तो दोस्तों आप कुछ भी कर गुजरते हैं, कहते नहीं क्रोध में आदमी बहुत गलतियां कर जाता है। तो वही चीज़ है दोस्तों, यानी तूफान, तीव्रता आ जाती है। व्यापकता, यानी निम्नतर प्राणियों से लेकर उच्चतर प्राणियों तक एक ही प्रकार के संवेग पाए जाते हैं दोस्तों। चाहे वो निम्न प्राणी हो, चाहे उच्च प्राणी हो, कुछ भी हो दोस्तों, सब के अंदर संवेग पाए जाते हैं। इमोशन सब के अंदर होते हैं। हर जीव जंतुओं में भी दोस्तों इमोशन होते हैं। वो क्रोधित होते हैं, वो दुखी होते हैं, वो गुस्साते हैं। दोस्तों सोचिए, हर दोस्तों किसी में ऐसा नहीं है कि जीव जंतुओं में नहीं होते। देखिए जानवरों में जब गुस्सा आ जाते हैं तो फिर
कोई उनके सामने टिकता है? कभी नहीं। भूख भी लगती है उन्हें, प्यास भी लगती है, सारी चीजें होती हैं। व्यक्तिकता की बात की जाए दोस्तों तो संवेग में व्यक्तिकता होती है, अर्थात अलग अलग व्यक्ति एक ही संवेग के प्रति अलग अलग व्यवहार करता है दोस्तों। यानी अलग अलग व्यक्ति अलग अलग संवेग के प्रति अलग अलग व्यवहार करता है दोस्तों। कभी कभी किसी को गुस्सा आया तो उसकी आंखों से दिखता है, कभी किसी को गुस्सा आया तो वो बहुत ही ज़्यादा पीटने लगता है, मारने लगता है, लोगों को झल्ला जाता है। कुछ लोग दोस्तों बहुत ही ज़्यादा बोलते हैं, कुछ लोग एकदम शांत रहेंगे, मौन रहेंगे एकदम। कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा बोलने लगते हैं, कुछ अनमोल वचन निकालना शुरू कर देंगे, वो गुस्सा होने लगता है। तो सब में अलग अलग होता है, अलग अलग होता है, यानी एक जैसा नहीं होता। नेक्स्ट है दोस्तों स्थानांतरण। ड्रेमंड एवं मोलेन के अनुसार संवेगात्मक जीवन में स्थानांतरण का नियम एक वास्तविक तथ्य है। क्या है? एक वास्तविक तथ्य है। संवेगात्मक जीवन में स्थानांतरण का नियम क्या है? एक वास्तविक तथ्य है। संवेग कभी कभी अन्य परिस्थितियों में स्थानांतरित भी होते हैं। उदाहरण, बड़े अफसर से डांट फटकार लगने पर उत्पन्न क्रोध में अपने सहकर्मियों अथवा घर में सदस्यों के साथ बुरा व्यवहार करना आदि। स्थानांतरण जैसे क्या हुआ दोस्तों कि आपके पिताजी ऑफिस में अच्छा खासा, आज उनको अपने बॉस से डांट पड़ी तो वो क्या किए, अब बॉस को तो डांट नहीं सकते, अच्छा खासा उन्हें गुस्सा से वो भरपूर है पिताजी आपके। अब पिताजी घर पे आए और पिताजी ने सारा गुस्सा किस पे उतार दिया? अपने बच्चों पे उतार दिया। तो उन्होंने क्या किया? वहां का संवेग यहाँ स्थानांतरण कर दिया, यानी वहां का ऑफिस का गुस्सा उन्होंने क्या किया? घर पे निकाल दिया दोस्तों। यानी क्या हुआ? ये स्थानांतरण हो गया। यानी वहां का गुस्सा उन्होंने क्या किया? ऑफिस का गुस्सा उन्होंने घर पे निकाल दिया। तो ये क्या हो गया? स्थानांतरण हो गया। किसका? संवेग का दोस्तों। बॉस पे तो गुस्सा निकाल नहीं सकते थे तो बच्चों को ही कूट दिया, तो वो चीज होता है दोस्तों। तो ये होता है, आप भी ऐसे करते होंगे। चलिए, क्रियात्मकता दोस्तों। प्रत्येक संवेग किसी न किसी क्रियात्मक प्रवृत्ति से संबंधित होता है। संवेग में एक निश्चित दिशा में क्रिया की प्रवृत्ति होती है दोस्तों। अब बात होती है सुख दुख का भाव दोस्तों। स्टाउट के अनुसार दोस्तों अपनी विशिष्ट भावना के अलावा संवेग में निस्संदेह रूप से सुख या दुख की भावना भी होती है दोस्तों। जब हम कभी दुखी होते हैं, बहुत ही ज्यादा हमें रोना आ जाता है, कभी हम बहुत खुश होते हैं तो हमेशा स्माइल करते हैं। खुशी के कारण भी दोस्तों हमें कभी कभी आंख में आंसू आ जाते हैं, ऐसा नहीं है, पर दोस्तों दुख में ज्यादा आते हैं और खुशी में कम आते हैं, वही चीज है। तो सुख दुख का भी भाव हमसे जागृत होता है, इमोशन से हमें दिखाई देता है, तो वो चीज होता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, ये आपके वीडियो ग्राम विकास नया बैच प्रारंभ, महाबचत ऑफर मात्र 1299 रुपए में। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं संवेग के प्रकारों की दोस्तों। टाइप्स ऑफ द इमोशंस। संवेग के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं ये जानते हैं। संवेग कई प्रकार के होते हैं। मनोवैज्ञानिकों ने संवेग को अलग अलग ढंग से वर्गीकृत किया है। कुछ मनोवैज्ञानिकों का वर्गीकरण निम्नवत है दोस्तों। जो कुछ मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने अलग अलग ढंग से संवेगों को वर्गीकृत किया, उन्होंने अलग अलग संवेग बताए हैं। आइए जानते हैं। डेकार्ट ने संवेगों को निम्नवत 6 भागों में वर्गीकृत किया गया। जो डेकार्ट महोदय थे दोस्तों, डेकार्टे ने संवेगों को 6 भागों में बताया। आइए जानते हैं। उनके अनुसार संवेग क्या थे दोस्तों? प्रशंसा, दूसरा घृणा, तीसरा इच्छा, चौथा प्यार, पांचवा शोक और छठवां था हर्ष दोस्तों। यानी कि डेकार्टे के अनुसार संवेग क्या था? सिर्फ उन्होंने माना कि प्रशंसा होती है संवेग, घृणा होती है, इच्छा होता है, प्यार होता है, शोक होता है, हर्ष, और कुछ भी संवेगों को उन्होंने नहीं माना। उनके अनुसार यही 6 संवेग होते हैं और कुछ भी संवेग नहीं होते हैं डेकार्टे के अनुसार। आइए, और कुछ मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या माना? जॉर्ज जेनसन ने संवेगों को निम्नवत 6 भागों में। जॉर्ज जेनसन थे दोस्तों, इन्होंने भी 6 मांगा। उन्होंने क्या माना? भय को पहले माना, फिर खुशी को माना, फिर इन्होंने शोक को माना, फिर इन्होंने इच्छा को माना, फिर लज्जा को माना, और फिर इन्होंने क्या किया? क्रोध को माना। इनके अनुसार, जॉर्ज जेनसन के अनुसार दोस्तों, संवेग भी सिर्फ 6 प्रकार के होते हैं केवल। यानी इन्होंने माना भय को माना, खुशी को माना, शोक को माना, इच्छा को माना, लज्जा को माना, क्रोध माना, और किसको माना? संवेग को माना। और चीजों को उन्होंने नहीं माना संवेग के अंतर्गत, बाकी चीजों को उन्होंने संवेग के अंतर्गत माना दोस्तों। ठीक है, जॉर्ज जेनसन ने भी 6 माने और उन्होंने भी 6 माने थे। आइए नेक्स्ट चलते हैं। जेम्स ने संवेगों को 2 भागों में वर्गीकृत किया है। जो जेम्स महोदय थे उनके अकॉर्डिंग संवेगों को 2 भागों में बांटा। उन्होंने एक स्थूल संवेग कहा और एक कहा सूक्ष्म संवेग। क्या कहा? स्थूल संवेग और सूक्ष्म संवेग। जो स्थूल है यानी दुख, भय
और क्रोध। उन्होंने 3 बताए। स्थूल में किसको माना? दुख को माना, भय को माना और क्रोध को माना। सूक्ष्म संवेग में उन्होंने माना नैतिकता को, सौंदर्य को और बौद्धिकता को। दोस्तों क्या माना? बौद्धिकता को माना इन्होंने। क्या ये सूक्ष्म संवेग इन्होंने माना? किसने? जेम्स ने। इन्होंने संवेग को 2 टाइप्स बताया, यानी 2 प्रकार से इन्होंने बताया, स्थूल संवेग और सूक्ष्म संवेग। स्थूल संवेग में उन्होंने क्या बताया? दुख, भय, क्रोध। और सूक्ष्म संवेग में बताया नैतिकता, सौंदर्य और बौद्धिकता। ये कौन थे? जेम्स महोदय थे। दोस्तों नेक्स्ट है ये दोस्तों आपके हिंदी डिजिटल का नया बैच प्रारंभ मात्र 999 रुपए में। आप सभी बैच ज्वाइन कर सकते हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। मैकडूगल ने संवेग को 14 भागों में वर्गीकृत किया है। जो मैकडूगल थे दोस्तों, सबसे ज्यादा संवेगों को इन्होंने ही माना और इन्हीं के अनुसार मैकडूगल ने 14 भागों में संवेग और मूल प्रवृत्ति माना। मूल प्रवृत्तियों को भी इन्होंने कितना माना? 14 माना। और संवेगों को भी इन्होंने कितना माना? 14 माना। जिसमें से प्रत्येक संवेग का संबंध किसी न किसी मूल प्रवृत्ति से होता है। संवेग का संबंध किससे होता है? इन्होंने कहा कि प्रत्येक संवेग का संबंध प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से होता है। कैसे? भय यानी कि भय लगने पे क्या? भागना, पलायन करना। जैसे हमें दोस्तों अगर डर लगता है तो हम क्या करते हैं? किसी चीज से अगर हमें डर लगता है दोस्तों, समझ लीजिए अगर डॉगी से डर लगता है आपको, यानी किसी भी डॉगी से आपको डर लगता है, तुरंत आप क्या करेंगे? भागना स्टार्ट करेंगे। जहां देखा डॉगी, यानी बाप रे डॉगी है भाई खतर, तो आप क्या वहां खड़े रहेंगे उससे कटवाने के लिए? नहीं, कभी नहीं, भागेंगे तुरंत वहां से। तो वो चीज होती है। यानी कि इन्होंने एक बताया पलायन और भागना। घृणा क्या होता है? घृणा यानी विकर्षण, यानी कि दोस्तों घृणा यानी आप उसके प्रति क्या होंगे? घृणा करेंगे, उसका त्याग कर देंगे। विकर्षण इन द सेंस त्याग कर देंगे, उससे दूर रहेंगे, त्याग कर देंगे। अरे यार ये घृणित व्यक्ति है या घृणा वाला कार्य है, इसको छोड़ दो। क्या कर देंगे? छोड़ देंगे, यानी विकर्षण। वात्सल्य दोस्तों, वात्सल्य यानी कि शिशु रक्षा, संतान की कामना। वात्सल्य यानी कि आप शिशु की रक्षा कहा जाता है इसको, या संतान कामना। दोस्तों जो संतान की कामना होती है, शिशु की जो रक्षा होती है, वो क्या होते हैं? वात्सल्य कहा जाता है। कष्ट दोस्तों, तो कष्ट में शरणागति हो जाएंगे। क्या होगे? शरणागति हो जाएंगे। जब आप दुखी होंगे दोस्तों क्या होगी? शरणागति बताई मूल प्रवृत्ति उन्होंने, किसने? मैकडूगल ने, कि भाई शरणागति हो जाएंगे कष्ट में। ठीक है नेक्स्ट है। तो ये कितने हो गए दोस्तों? 1 2 3 4 4 ये बता दिए। 10 और आ ही जानते। कामुकता यानी कामुकता इन द सेंस दोस्तों काम। आश्रय, जिज्ञासा बनी होगी किसी चीज की। अगर आपका जैसे आपके अंदर संवेग आश्रय का जागृत होता है कि अरे यार क्या बात है, आश्चर्य क्या बात है, तो क्या होगी? जिज्ञासा। अरे कैसा है वो व्यक्ति, कैसा है? अरे यार किसी ने देखा है भाई, हमने देखा, वो कैसा लगा आपको वो व्यक्ति? अरे पता नहीं, हमें नहीं मालूम, हमने नहीं देखा। तो क्या जिज्ञासा आपके अंदर जागेगी। अधीनता की भावना, आत्महीनता जागेगी। श्रेष्ठता की भावना, अगर श्रेष्ठ बनने की भावना जागृत होगी तो आत्मगौरव आपके अंदर जागृत होगा, आत्म प्रदर्शन आपके अंदर जागृत होगा। जैसे कि आपके अंदर ये हुआ कि भाई श्रेष्ठता की भावना है, क्या मुझे श्रेष्ठ बनना है, तो आपका आत्मगौरव क्या होगा? वो क्या होगा? श्रेष्ठ होगा दोस्तों। तो ये चीज है। नेक्स्ट है एकाकीपन यानी सामूहिकता। भूख लगने पे भोजन अन्वेषण, भोजन की तलाश। भूख लगने पे क्या करेंगे? भोजन की तलाश करेंगे भाई। अधिकार की भावना की बात की जाएगी तो संचय करेंगे, संग्रह करेंगे, ये चीज है। और आमोद की बात की जाए दोस्तों तो हास्य यानी कि हंसेंगे। खुशी की बात की जाए तो आप क्या करेंगे? हास्य करेंगे। तो ये है दोस्तों, सभी संवेगों को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा जा सकता है। कुछ लोगों का मानना था कि सभी संवेगों को 2 रूपों में भागों में बांटा जा सकता है, धनात्मक संवेग और ऋणात्मक संवेग में। जैसे प्रेम तो भय। धनात्मक संवेग है आपका प्रेम, तो ऋणात्मक संवेग क्या है? भय। स्नेह का दोस्तों क्या होगा? धनात्मक संवेग अगर स्नेह है तो उसका क्या होगा? क्रोध होगा, ऋणात्मक। अगर मित्रता तो क्या होगा? शत्रुता यानी कि घृणा। और सुखदायी संवेग तो क्या हो जाएगा? दुखदायी संवेग। जस्ट अपोजिट हो रहा है, धनात्मक और ऋणात्मक संवेग बताया कुछ मनोवैज्ञानिकों ने, 2 भागों में बांटा। ये आपका यूजीसी नेट का पेपर फर्स्ट दोस्तों कंप्लीट कोर्स नया बैच प्रारंभ मात्र 999 रुपए में आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक, आइए जानते हैं कि क्या फैक्टर होते हैं अफेक्टिंग इमोशनल डेवलपमेंट। क्या फैक्टर होते हैं हरलॉक के अनुसार? हरलॉक ने कहा कि प्रत्येक बालक में संवेदनशील की दशा उसके स्वास्थ्य, दिन के समय तथा वातावरण संबंधी कारकों पर निर्भर रहने के कारण समय समय पर परिवर्तित होती रहती है। ऐसे कुछ प्रमुख कारक निम्नवत हैं। दोस्तों आपके जो हरलॉक थे, हरलॉक ने कहा कि
प्रत्येक बालक की हर अवस्था के अनुसार, जैसे शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, इन सारी अवस्था के अनुसार उसके इमोशंस भी क्या होते हैं, परिवर्तन होते रहते हैं। उसके जो संवेग होते हैं, जो उसके इमोशंस होते हैं, जो उसकी मूल प्रवृत्तियां होती हैं, वो क्या होती रहती हैं, परिवर्तित होती रहती हैं दोस्तों। और उनको प्रभावित करने वाले कुछ प्रमुख कारक क्या है, निम्न है, जैसे कि संवेगात्मक विकास में उन्होंने बताया सामाजिक स्वीकृति दोस्तों, स्वास्थ्य, थकान, वातावरण, एनवायरनमेंट पे अकॉर्डिंग होता है, शिक्षक, विद्यालय, परिवार, ये दोस्तों मानसिक योग्यता, यानी कि इसके अकॉर्डिंग उसे वो प्रभावित करते हैं संवेग दोस्तों। शिक्षक आपके संवेगों को परिवर्तन कर सकता है, बेटा ज्यादा क्रोध नहीं करना है, क्रोध विनाश की ओर ही ले जाता है। आपके परिवार दोस्तों, आपका परिवार दोस्तों, आपके परिवार के लोग आपको बताएंगे कि नहीं बेटा ऐसा नहीं करना, ऐसा कार्य नहीं करना जो तुम्हें अपराध की तरफ ले जाए। और दोस्तों मानसिक योग्यता, आपकी मानसिक योग्यता किस प्रकार से विकसित है, किस प्रकार से आपका विकास हुआ है, तो वो चीज़, वातावरण, एनवायरनमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, थकान, स्वास्थ्य, सामाजिक स्वीकृति, ये सारी चीज़ें दोस्तों, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें संवेगात्मक विकास को क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों ये आपके नितिन सर के द्वारा लिखी गई हैंड राइटिंग सारी पुस्तकें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सारी पुस्तकें बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एक बात और बता दूं, यूपी टेट का नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द आने वाला है, इसलिए आप सभी अभी से तैयारी करने में जुट जाइए दोस्तों, तभी आपको सफलता मिलेगी दोस्तों। नोटिफिकेशन निकलने पे आप तैयारी नहीं की जाती दोस्तों, अगर अभी से आप तैयारी में जुटे रहेंगे तो आप अच्छा मार्क्स ला सकते हैं, अच्छा स्थान प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों, और दोस्त ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही। सभी बच्चों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों, और जय हिंद दोस्तों।